नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में आज मंगलवार से 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। यहां देश की बहुचर्चित कंपनियों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। 8वीं पास से परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। इस रोजगार मेले में देश विदेश की 100 से अधिक नामी कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे हैं और रोजगार महाकुंभ में 3 मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार शहर व प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी। कंपनियां ऑन स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव करेंगी। प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की प्रगति, नई औद्योगिक नीतियों और कौशल विकास मॉडल की झलक मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेम एजुकेशन की बात कही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमारा युवा अपना कैरियर बनाना चाहता है, उन युवाओं के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए इस फील्ड में क्या अवसर है, इसकी आवश्यकता क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे विकास के नए द्वार खोल सकती है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और क्वालिटी ऑफ लाइफ के उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आने वाली उन चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में अब भारत उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। और इसलिए आज का ये नागरिक अभिनंदन केवल एक लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में अपनी सफलतम स्पेस यात्रा के उपरांत वापसी के उपलक्ष्य की ही एक यात्रा मात्र की उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की उन उपलब्धियों के लिए एक नए द्वार खोलने का हम सब के लिए इस यात्रा के द्वारा जो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, उसे हम किस रूप में सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवरिया सदर से विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी एमडी सिराज नाम की ईमेल आईडी से भेजी गई है। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, जांच शुरू कर दी गई और मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया है। मामला देवरिया के गोरखपुर रोड पर बने एक मजार से जुड़ा है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पहले शिकायत की थी कि यह मजार रेलवे के ओवरब्रिज के पास बनी है और हर साल इसका दायरा अवैध रूप से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बंजर जमीन और नेशनल हाईवे पर यह मजार कैसे बनी, इसका नक्शा किसने पास किया, क्या रेलवे ब्रिज के नीचे निर्माण की इजाजत दी जा सकती है। और इसी मुद्दे को लेकर विधायक जून 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे और उन्होंने खुद मजार के विस्तार पर आपत्ति जताई थी। और इसके बाद यह धमकी सोशल मीडिया और एक वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में पोस्ट की गई थी, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया और पोस्ट में कहा गया कि मजार को छूकर देख लो, सदर विधायक को गोली मार देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल भी बुरा हाल कर देंगे। मुख्यमंत्री के लिए सोशल मीडिया पर जैसे ही यह धमकी वायरल हुई, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और कमेंट बॉक्स की जांच हो रही है। ट्रेसिंग के लिए मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की है। शुक्ला किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि यह छात्रवृत्ति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। ये घोषणा शुक्ला के सम्मान समारोह के दौरान की गई, जो ऐतिहासिक एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के बाद हाल ही में लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऐसे अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक हैं। इसलिए हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू करेंगे। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही के वर्षों में अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और उन्होंने कहा कि 4 साल पहले
उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय या संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कोई पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए उभरते वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रतिभाओं को पोषित करने के महत्व पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में भी, AKTU में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ पहुंचे। यहां पर रेड्डी सपा कांग्रेस सांसदों से संवाद कर रहे हैं और प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मंगलवार सुबह लखनऊ पहुंचे। यहां लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं में सपा और कांग्रेस के सभी सांसद आमंत्रित किए गए और इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बी सुदर्शन रेड्डी संयुक्त प्रेस वार्ता भी करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हो गई है और संविधान को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह संविधान की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगरा में एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में हेमा मेडिकल एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन कोर्ट मेरठ में पेश हुई, जिसे कारोबारी को जेल में भेज दिया गया है और शहर में चल रहे नकली दवाओं के कारोबार के मामले में थाना कोतवाली में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसे मेडिकल एजेंसी का संचालक हिमांशु अग्रवाल भी नामजद है और उसने एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम को कार्रवाई रोकने के एवज में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पहले ही केस दर्ज करा था। उसे मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं अवैध कारोबार से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। टीम की जांच चौथे दिन भी जारी रही। वहीं टीम लखनऊ की फर्मों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अभिषेक उपाध्याय ने कारोबारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी से बरामद 1 करोड़ रुपए आगरा कोषागार में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि फर्म पर करोड़ों की जीएसटी चोरी और नकली दवाई का भंडारण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में तेज बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया और नाले उफान पर आ गए। इस बीच कोतवाली क्षेत्र के मछली शहर बस स्टॉप के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष अभी भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक तेज बारिश के चलते नाले में पानी तेजी से बह रहा था और इसी समय एक महिला और एक पुरुष नाले में बह गए। माना जा रहा है कि वे करंट की चपेट में आ गए होंगे। इस घटना को देख 25 वर्षीय ऑटो चालक शिव गौतम तुरंत उन्हें बचाने के लिए नाले की ओर दौड़ा, लेकिन वह खुद भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए। पुलिस और नगरपालिका की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लापता महिला और पुरुष की खोजबीन शुरू कर दी गई, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने तुरंत जांच कमेटी बना दी और
अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करंट लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। इसके पीछे बिजली विभाग की लापरवाही हो सकती है या कोई और कारण, इसकी जांच चल रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। बात अजीब मगर बेहद चौंकाने वाली है। अलीगढ़ जिले में 18 लाख से अधिक लोग मोबाइल गेमिंग ऐप चलाकर रुपयों से हार जीत का दांव लगा रहे हैं। अब सरकार ने इन सभी गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाकर इनके खिलाफ कानून बना दिया है और इसके बाद से इनमें रुपए लगाने वाली ये अपनी रकम वापसी को लेकर चिंतित हैं। अकेले अलीगढ़ जिले से ही इन लोगों के 36 करोड़ से अधिक रुपए फंसे होने का अनुमान है। संसद में रखी गई रिपोर्ट के मुताबिक अभी साइबर ठगों को एमएचए के जरिए प्रदेश या जिलावार इनके आंकड़े जारी होने का इंतजार है कि किस जिले से कितने लोग इन ऐपों से जुड़े हुए हैं। साइबर इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार के अनुसार एक अनुमान के तौर पर अलीगढ़ में 18 लाख से अधिक लोग इन गेमों को खेल रहे थे, जिसमें सर्वाधिक युवा और अधेड़ उम्र शामिल हैं। साथ ही जिस जगह से आंकड़े पेश किए गए हैं उनके मुताबिक 36 करोड़ से अधिक रकम अपने जिले के लोगों को फंसे होने का अनुमान है और अब संकेत है कि जल्द इस संबंध में प्रदेशवार रिपोर्ट भारत सरकार का केंद्रीकृत साइबर पोर्टल जारी करेगा, जिससे स्पष्ट होगा कि किस राज्य या जिले में कितने लोग इन गेम में फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार के स्तर पर रुपयों की हार जीत वाली सभी गेमिंग ऐप के प्रतिबंध को लेकर निर्णय लिया गया है और इसके संबंध में जो भी गाइडलाइन या निर्देश प्राप्त होंगे उसे कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साइबर टीम में भी नजर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सिरसा गांव से निकी की मौत को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच अब कई महत्वपूर्ण फुटेज और वीडियो पर केंद्रित हो गई है। आरोपित पति विपिन भाटी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि जब 21 अगस्त को निकी पर हमला हुआ था उस वक्त विपिन राशन की दुकान के बाहर खड़ा था और यह दुकान उसके घर के बिल्कुल सामने है। निकी के परिजनों ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें निकी आग की लपटों में जलती हुई सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो निकी की बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था जो ससुराल में मौजूद थी। कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित से हुई है और विपिन के चचेरे भाई ने बताया कि निकी की मौत सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि विपिन को अस्पताल ले जाते समय वे वहां पर मौजूद थे और निकी ने रास्ते में कहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गए थे जहां निकी ने डॉक्टरों को भी सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी दी थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे कंचन के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग की जांच कर रहे हैं ताकि दोनों में कोई मेल हो या ना हो। इसके अलावा निकी को ले जाने वाले अस्पतालों के भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। पुलिस पूरी सत्यता का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में हो रही बारिश के बीच संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफा मऊ में जलस्तर 6 सेंटीमीटर और छतनाग में 43 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि नैनी में यमुना नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे में 70 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। दोपहर 12 बजे तक गंगा नदी का फाफा मऊ में जलस्तर 99.39 मीटर और छतनाग में 79.22 मीटर दर्ज किया गया है। नैनी में यमुना का जलस्तर 79.97 मीटर दर्ज किया गया है और दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से लगातार जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है और एक बार फिर से आपदा तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहां प्रयागराज में जलस्तर बढ़ने से लेटे हनुमान जी को भी इस साल चौथी बार मां गंगा ने स्नान कराया है। गंगा का पानी बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर में दाखिल हो गया। वहीं प्रयागराज पर फिर से बाढ़ का खतरा बन गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।